अस्सलाम वालेकुम। डिफ्लेक्शन ऑफ बीम मॉडल है आज हमारा, ठीक है। तो इससे पहले हमने जो मॉडल्स किए हुए हैं वो आपने अच्छी तरह कर लेने हैं, और ये हमारा मॉडल है आज डिफ्लेक्शन ऑफ बीम। तो डिफ्लेक्शन ऑफ बीम का मतलब है कि आपको, जैसे कि इसके नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि ये कोई बीम है, ठीक है। बीम मतलब कि जिस तरह गार्डर्स वगैरह होते हैं, ठीक है, उनमें बीम वगैरह होते हैं, ठीक है। सरिया आप ले सकते हो, ठीक है, या वैसे कोई बीम ले सकते हो आप इसमें, ठीक है। तो ये उससे रिलेटेड प्रॉब्लम है, ठीक है, क्योंकि आप पढ़ रहे हो डिफरेंशियल इक्वेशंस को, तो इनकी जो एप्लीकेशंस है वो इंजीनियरिंग में भी आ जाती हैं, ठीक है। तो डिफ्लेक्शन ऑफ बीम मॉडल जो है ये क्या है, ये इंजीनियरिंग से रिलेटेड थोड़ा सा टॉपिक है। यानी कि क्या है कि जब आप बीम्स वगैरह या गार्डर्स वगैरह देखते हो तो उसमें क्या होता है कि उसको जब आपने फ़िट करना होता है तो उसके ऊपर डिफ्लेक्शन किस तरह हो रही है या किस हिसाब से डिफ्लेक्शन होगी, ये आपने उसमें कंसीडर करना होता है, ठीक है। तो व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बीम और गार्डर, अ डिफ्लेक्शन वाई ऑफ एक्स इज प्रोड्यूस। यानी कि वाई ऑफ एक्स डिफ्लेक्शन कब प्रोड्यूस होगी, जब आपके पास बीम इस तरह होगी, ठीक है। अगर आपके पास बीम एक्स एक्सिस में होगी, यानी कि उसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो है, जो उसके सेंट्रॉइड से पास हो रहा है, वो अगर एक्स एक्सिस में होगा तो फिर आपके पास जो डिफ्लेक्शन होगी वो क्या होगी, वाई एक्स में, ठीक है, वाई ऑफ एक्स में, ठीक है। तो डिफ्लेक्शन जो होगी उसको हम क्या कहेंगे, वाई ऑफ एक्स इज इन द बीम एंड दिस डिफ्लेक्शन इज गवर्नड बाय फोर्थ ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। और ये जो डिफ्लेक्शन होगी ये क्या होगी, फोर्थ ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। ये जो डिफ्लेक्शन होगी ये क्या करेगी, फोर्थ ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। तो कंसीडर कंसीडर अ बीम, कंसीडर होमोजीनियस बीम ऑफ लेंथ एल। यानी कि ये एक होमोजीनियस बीम है, यानी कि होमोजीनियस का मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि इसमें पीडीज़ में, यानी कि होमोजीनियस में क्या होगा कि सब जगह से एक जैसी बीम है, ठीक है, कहीं से बारीक या कहीं से ज़्यादा मोटी नहीं है, बल्कि होमोजीनियस बीम ऑफ लेंथ एल है, ठीक है। अब इसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है कि वो लाइन जो कि, यानी कि अगर हम इसके वेट को निगलेक्ट कर दें, इसके ऊपर फोर्स को निगलेक्ट कर दें, इसके वेट को निगलेक्ट कर दें, इसके ऊपर फोर्स को निगलेक्ट कर दें, तो वो लाइन जो इसके सेंट्रॉइड में से पास हो रही है वो इसका क्या होगा, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है। जो इसके सेंट्रॉइड में से पास हो रही है वो इसका क्या होगा, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है। तो अगर हम इसके वेट को निगलेक्ट कर दें और इसके ऊपर जो फोर्सेस हैं उनको निगलेक्ट कर दें, तो वो लाइन जो इसके सेंट्रॉइड में से पास हो रही है वो क्या होगी, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ फोर्स इंक्लूडिंग द वेट, द लाइन पासिंग थ्रू द सेंट्रॉइड ऑफ द बीम इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। उसको हम क्या कहेंगे, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है। अब हम इसके ऊपर आ जाते हैं कि नो इफ अ लोड इज अप्लाइड ऑन द बीम इंक्लूडिंग इट्स एक्सिस ऑफ सिमेट्री, यानी कि इसके एक्सिस ऑफ सिमेट्री के ऊपर अगर हम कोई लोड अप्लाई करते हैं, यानी कि एम ऑफ एक्स जो है वो एक फोर्स है जो उसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं हम, ठीक है। अगर हम क्या करते हैं, उसके ऊपर कोई लोड अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, विच इज़ वर्टिकल, ठीक है। जो कि क्या है, लोड जो इसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं वो क्या है, वर्टिकल है, ठीक है। जो लोड इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है वो क्या है, वर्टिकल, ठीक है। आपको पता है कि जब ये जो छतें बनाई जाती हैं तो इनमें बीम वगैरह गार्डर्स वगैरह डाले जाते हैं ताकि जो उनके ऊपर लोड, जब वो लोड को जो है हैंडल कर सकें, ठीक है। थोड़े से वो लचकदार भी होते हैं ताकि क्या हो, ज़्यादा लोड हो तो उसको भी वो हैंडल कर सकें, ठीक है। तो यानी कि थोड़ी सी डिफ्लेक्शन आ जाए लेकिन टूटे ना, ठीक है। तो इसमें भी ये है कि जब इसके ऊपर क्या किया गया, लोड अप्लाई किया गया, ठीक है, यानी कि ये क्या किया गया, इसके ऊपर लोड अप्लाई किया गया, तो इसके 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 साथ क्या हुआ है, द बीम गोज इन सम डिस्टॉर्शन, ठीक है। तो इसमें क्या हो गई है, देखो डिस्टॉर्शन हो गई है। ये जो फर्स्ट था ये आपके पास क्या था, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है। अब जो हुआ एक्सिस ऑफ सिमेट्री वो क्या हो गया, वो इस तरह डिफ्लेक्ट हो गया थोड़ा सा, ठीक है। जब एक्स लोड अप्लाई हुआ है तो क्या हुआ कि थोड़ा सा डिफ्लेक्शन हो गई है, यानी कि एक कर्व बन गया। तो जब कर्व का कॉन्सेप्ट आ जाता है तो इसका मतलब है कि इसमें कर्वेचर भी है, ठीक है, इसमें क्या है, कर्वेचर भी आ जाता है, ठीक है। तो डिफ्लेक्शन कर्व हम इसको कहेंगे। ये जो हमारे पास कर्व बना है, यानी कि इसके ऊपर लोड अप्लाई करने के बाद ये हमारे पास क्या बना है, डिफ्लेक्शन कर्व। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, द कर्व कनेक्टिंग द सेंट्रॉयड ऑफ ऑल क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड डिफ्लेक्शन कर्व, ठीक है। यानी कि ये जो जितने भी क्रॉस सेक्शन के ये सेंट्रॉयड यानी कि इसमें से पास हो रहा है, ठीक है, इनको कनेक्ट कर रहा है ये कर्व, तो ये हमारे पास क्या होगा, डिफ्लेक्शन कर्व, ठीक है।
और इलास्टिक कर्व भी इसको कहते हैं, ठीक है। लेट अस अज्यूम दैट द एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज़ अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है, यानी कि हम इसको अज्यूम कर देते हैं कि शुरू में भी मैंने आपको बताया था कि इसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है, अलोंग एक्स एक्सिस है। तो हम इसको अज्यूम करते हैं कि इसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री किसके अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग। तो तब हमारे पास जो डिफ्लेक्शन होगी वो क्या होगी, वाई में प्रोड्यूस होगी, क्योंकि आपको पता है कि ये जो डिफ्लेक्शन है, ये आपके पास जो डिफ्लेक्शन होगी ये वाई एक्सिस के अलोंग होगी, ठीक है। तो जो डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगी वो क्या होगी, अलोंग वाई एक्सिस होगी, ठीक है। तो इफ़ इट इज़ पॉजिटिव इफ़ डाउनवर्ड, यानी कि अगर क्या होगा कि डिफ्लेक्शन जो है वो डाउनवर्ड होगी तो पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो इट इज़ बेंडिंग मोमेंट अब आ जाता है हमारे पास कि बेंडिंग मोमेंट क्या है। देखो ना, जब आपके पास फोर्स अप्लाई हो रही है तो उसमें फ़िज़िक्स की फिर काफ़ी टर्म्स आ रही हैं, ठीक है। तो एक तो डिफ्लेक्शन कर्व हो गया, उसके बाद क्या हो गया कि हमारे पास इसमें थोड़ा सा इलास्टिक कर्व भी आ गया, तो इलास्टिसिटी भी इसका मतलब इंक्लूड हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा बेंडिंग मोमेंट को भी हम पढ़ लेते हैं कि द फोर्स विच इज़ अप्लाइड टू बेंड द बीम इज़ कॉल्ड बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। तो ये जो फोर्स है एम ऑफ एक्स, ठीक है, हम शुरू में इसको फोर्स कंसीडर कर रहे थे, लेकिन ये जो फोर्स एम ऑफ एक्स है इसको हम क्या कहेंगे, बेंडिंग मोमेंट, ठीक है, जो कि डिफ्लेक्ट करने के लिए यूज़ की जा रही है बीम को, वो फोर्स क्या होगी, बेंडिंग मोमेंट, यानी कि मोमेंट से एम ऑफ एक्स हम इसको कहेंगे, ठीक है। जो फोर्स बीम को डिफ्लेक्ट करने के लिए यूज़ हो रही है वो हमारे पास क्या है, बेंडिंग मोमेंट, ठीक। तो ये बेंडिंग मोमेंट है। अब इसको मज़ीद देखते हैं हम। बेंडिंग मोमेंट तो हो गया, उसके बाद क्या है कि बाय थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी द बेंडिंग मोमेंट इज़ प्रोपोर्शनल टू द कर्वेचर ऑफ डिफ्लेक्शन कर्व, ठीक है। यानी कि इलास्टिसिटी की थ्योरी है कि आपके पास ये जो इलास्टिक कर्व है, ठीक है, यानी कि जितनी ज़्यादा बेंडिंग मोमेंट होगी उतना ही आपको इलास्टिक कर्व का कर्वेचर मिलेगा, ठीक है, यानी कि उसका आपको कर्वेचर उतना ही बेटर मिलेगा, ठीक है। बेटर अप्रॉक्सीमेशन कर्वेचर की होगी, जितना ही आपके पास क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट होगा, कर्वेचर की क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा क्या होगी आपके पास, क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा बेटर अप्रॉक्सीमेशन होगी, ठीक है। तो कर्वेचर आपको पता है किस तरह आपको ऑब्टेन होता है कि जब आपके पास जो टेंजेंट है वो चेंज हो रहा हो, टेंजेंट जो चेंज हो रहा हो उसके हिसाब से आपको कर्वेचर ऑब्टेन होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि टेंजेंट जो है वो ऑलरेडी प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। जब कर्व बन रहा है तो कर्व के अलॉन्ग फिर टेंजेंट भी है, तो टेंजेंट है तो इसका मतलब है कर्वेचर भी है, ठीक है। तो कर्वेचर भी है तो हम इसको रीड कर रहे हैं, ठीक है, कि बेंडिंग मोमेंट इज़ प्रोपोर्शनल टू द कर्वेचर, यानी कि जितनी ज़्यादा आप फोर्स अप्लाई करोगे आपको उतना ही बेटर अप्रॉक्सीमेशन किसकी होगी, कर्वेचर की, ठीक है। यानी कि जितनी ज़्यादा आप फोर्स अप्लाई करोगे आपके पास उतनी ही बेटर अप्रॉक्सीमेशन होगी किसकी, कर्वेचर की। अब हमें पता है कि जो कर्वेचर होता है वो क्या होता है, ये कर्वेचर आपने पढ़ा था मैकेनिक्स में पढ़ा था, कर्वेचर इज़ इक्वल्स टू के और इसकी वैल्यू होती है डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। और कर्वेचर की वैल्यू डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर ओवर क्या आ गया, 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स होल स्क्वायर और इसकी पावर क्या थी, 3 ओवर 2, ठीक है। अगर हम इसमें कंसीडर कर लें कि अगर हम ये अज्यूम कर दें कि डिफ्लेक्शन जो है वो काफ़ी स्मॉल है, यानी कि डिफ्लेक्शन जो है वो काफ़ी स्मॉल है, तो इसका मतलब क्या होगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई जो होगा वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो, ठीक है। यानी कि वाई में चेंजिंग आ रही है ना डिफ्लेक्शन की वजह से, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई इज़ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ज़ीरो, ठीक है। अगर डिफ्लेक्शन जो है वो क्या है, काफ़ी स्मॉल है, टेंजेंशियल इज़ सो स्मॉल, तो इसका मतलब है फिर कर्वेचर अप्रॉक्सीमेटली इक्वल किसके आ जाएगा, इसके, कर्वेचर किसके आ जाएगा, इक्वल इसके, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास जो 1 है, ठीक है, ये जो 1 इक्वेशन है, ठीक है, जिसमें प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, इसको जब हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को ख़त्म करेंगे, ठीक है, जब हम क्या करेंगे, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को ख़त्म करेंगे तो इसकी जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, ई आई, और के की जगह क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो बेंडिंग मोमेंट हमारे पास इसके इक्वल आ जाएगा, यानी कि अगर हम इसको गौर से थोड़ा सा देखें तो बेंडिंग मोमेंट एफ ही है, एफ इज़ इक्वल्स टू क्या था, एम में। तो अगर हम देखें तो इसमें ये जो इलास्टिसिटी और आई है ये हमारे पास एम से रिलेट कर रहा है, और ए हमारे पास देखो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास ई आई इज़ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ई हमारे पास क्या है, यंग्स मॉडुलस, ठीक है। तो यंग्स मॉडुलस आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, ठीक है, यानी कि चेंज इन लेंथ और फोर्स ओवर चेंज इन फोर्स, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है, यंग्स मॉडुलस, ठीक है। और उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई, ठीक है, आई हमारे पास क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है।
मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि अगर हम देखें तो डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो रही है, डिफ्लेक्शन अगर प्रोड्यूस हो रही है तो इसका मतलब है कि उसका मास भी है और उसमें रेडियस भी प्रोड्यूस हो रहा है। तो अगर उसका मास है, रेडियस है, तो उसमें फिर इनर्शिया प्रोड्यूस हो रहा है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई हमारे पास क्या है, एम आर स्क्वायर, ठीक है। और इसमें हम एक और टर्म यूज़ करेंगे, ओमेगा ऑफ एक्स या डब्ल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। डब्ल्यू ऑफ एक्स हमारे पास होगा लोड पर यूनिट लेंथ, ठीक है। डब्ल्यू ऑफ एक्स क्या होगा, वेट पर यूनिट लेंथ या लोड पर यूनिट लेंथ, हम इसको यूज़ कर लेंगे। डब्ल्यू ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, लोड पर यूनिट लेंथ। तो अब हम इनके दरमियान रिलेशन बनाते हैं डब्ल्यू ऑफ एक्स और मोमेंट ऑफ एक्स में, ठीक है। डब्ल्यू ऑफ एक्स और मोमेंट ऑफ एक्स में हम क्या बनाते हैं, रिलेशन बनाते हैं, ठीक है। तो डब्ल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, डी स्क्वायर एम ओवर डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। लोड पर यूनिट लेंथ क्या होगा कि इसका डबल डेरिवेटिव होगा किसका, मोमेंट ऑफ एक्स का, ठीक है। मोमेंट ऑफ एक्स का क्या होगा, डबल डेरिवेटिव जो डब्ल्यू ऑफ एक्स होगा। तो हमें पता है कि m किसके बराबर है, ई आई डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। चूँकि चेंजिंग जो है वो y के लिहाज से ही हो रही है, इसलिए हम इसमें मोस्टली चेंजिंग x के लिहाज से हो रही है, इसलिए हम इसमें मोस्टली चेंजिंग x ही यूज़ कर रहे हैं। तो डी स्क्वायर एम ओवर डी एक्स स्क्वायर है, तो इसका मतलब कि डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर और m की वैल्यू हम इधर से इधर पुट करेंगे, इसमें ऊपर वाली इक्वेशन में ये जो थी, ठीक है। तो m की वैल्यू पुट की तो हमारे पास क्या हो गया, ई आई फिर से कॉमन आ गया, बाहर आ गया, चूँकि कांस्टेंट है। इलास्टिसिटी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो चेंज नहीं होंगे इसमें, ठीक है। तो ये कांस्टेंट है। तो ई आई इज़ इक्वल टू डी पावर 4 ओवर डी पावर 4 वाई ओवर क्या आ गया, डी एक्स पावर 4, यानी कि फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव। देखो यही हमने शुरू में कहा था कि जो डिफ्लेक्शन ऑफ बीम है वो क्या कर रही है, गवर्न करती है किसको, फोर्थ ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को, ठीक है। जो डिफ्लेक्शन ऑफ बीम है वो क्या करती है, फोर्थ ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को गवर्न करती है, ठीक है। जो डिफ्लेक्शन ऑफ बीम है वो क्या करती है, फोर्थ ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को गवर्न करती है, ठीक है। तो अब हम इसके ऊपर कुछ बाउंड्री कंडीशंस ले लेंगे, ठीक है। तो बाउंड्री कंडीशंस क्या है कि आप बीम ले लो जिस तरह सरिया होता है, ठीक है। आप बीम ले लो जिस तरह एक सरिया होता है, ठीक है, उसको आप ले लो। तो जब वो क्या होगा, दोनों तरफ से एम्बेडेड होगा, ठीक है। इसको इस तरह रख लो, ठीक है, स्प्रिंग नहीं है ये सरिया, ठीक है। तो जब दोनों तरफ से क्या होगा, एम्बेडेड, बोथ हैंड से क्या होगा, एम्बेडेड, तो इसका मतलब है कि जो चेंज होगा इधर भी चेंज होगा वो भी ज़ीरो होगा और इधर भी चेंज होगा वो क्या होगा, ज़ीरो, ठीक है। तो डिफ्लेक्शन जो होगी, डिफ्लेक्शन तो ज़ीरो होगी इधर, ठीक है। इधर भी डिफ्लेक्शन क्या होगी, ज़ीरो, यानी कि चेंज या डिफ्लेक्शन हमारे पास क्या होगी, ज़ीरो। तो हम इसमें लेंगे वाई ऑफ ज़ीरो, वाई डैश ऑफ ज़ीरो और इज़ इक्वल्स टू क्या है, वाई ऑफ एल और वाई डैश ऑफ एल, वाई प्राइम ऑफ एल इज़ इक्वल्स टू क्या है, ज़ीरो। जब क्या होगा, एम्बेडेड एट बोथ एंड्स, ठीक है। जब दोनों एंड्स पे एम्बेडेड होगा तो तब आपके पास ये कंडीशंस आएंगी, ठीक है। और सेकंड पार्ट है आपके पास कि जब एम्बेडेड एट एक्स इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो एंड फ्री एट एक्स इज़ इक्वल्स टू एल, यानी कि अगर आपका सरिया इस तरह लगा हो कि आपने इधर से उसको सीमेंट में लगाया हुआ है लेकिन एक तरफ से क्या है, फ्री है, ठीक है। आपने क्या किया हुआ है, उसको एक तरफ से सीमेंट में लगाया हुआ है और दूसरी तरफ से क्या है, फ्री है, ठीक है। आपके पास सरिया है, उसको एक तरफ से आपने सीमेंट में लगाया और दूसरी तरफ से फ्री है, यानी कि एक्स इज़ इक्वल्स टू एल पे फ्री है और एक्स इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो पे एम्बेडेड है, ठीक है। तो तब आपके पास जो बाउंड्री कंडीशंस होंगी और वो क्या होंगी, यानी कि वाई ऑफ ज़ीरो इज़ इक्वल्स टू वाई प्राइम ऑफ ज़ीरो इज़ इक्वल्स टू वाई डबल प्राइम ऑफ एल इज़ इक्वल्स टू क्या होगा, वाई ट्रिपल प्राइम ऑफ एल इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है। यानी कि इसमें देखो, अगर आप गौर से देखो तो पहले कोई डेरिवेटिव नहीं है, ज़ीरो के लिए फर्स्ट आ रही हैं वैल्यूज़ और फिर एल के लिए आ रही हैं, ठीक है। पहले के इसके लिए उसमें भी ऐसे ही हो रहा था कि पहले ज़ीरो के लिए चेक किया फिर एल के लिए चेक किया, ठीक है। यानी कि ज़ीरो का फर्स्ट डेरिवेटिव तक किया है, चूँकि वह एक तरफ से एम्बेडेड है, ठीक है, एक तरफ से एम्बेडेड है लेकिन इधर से एम्बेडेड नहीं है, तो इसका मतलब है कि इसका वाई डबल डैश ऑफ एल भी ज़ीरो होगा और वाई ट्रिपल डैश ऑफ एल भी ज़ीरो होगा। यानी कि बाउंड्री कंडीशंस यही होंगी जब वो क्या होगा, यानी कि एक तरफ से फ्री और एक तरफ से एम्बेडेड होगा, कोई अदर बाउंड्री कंडीशन नहीं दी गई होगी इसी लिहाज से, ठीक है। सिंपली स्पॉटेड में क्या है कि जस्ट आप क्या कर दो, सरिये को अगर आप क्या कर दो, दो इस तरह की स्पोर्ट्स के ऊपर रख दो, ये इस तरह की स्पोर्ट है, उनके ऊपर अगर आप जस्ट सरिया रख दो तो क्या होगा, दरमियान से देखो थोड़ी सी डिफ्लेक्शन हो जाएगी, तो क्या होगा, वाई ऑफ ज़ीरो इज़ इक्वल्स टू वाई डबल डैश ऑफ ज़ीरो इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो होगा, ठीक है। और इसी तरह वाई ऑफ एल
और y डबल डैश ऑफ l इज इक्वल टू क्या होगा 0, ठीक है। तो ये कंडीशंस हैं, ये साथ दी होंगी, ये आपने याद रखनी है, यानी कि जस्ट उसने बताया होगा कि सिंपली सपोर्टेड है, एम्बेडेड एट वन एंड है या एम्बेडेड एट बोथ एंड है। तो ये आपने याद रखना है कि कौन कौन सी कंडीशन किसके लिए किस केस में यूज़ हो रही हैं, ठीक है। कौन कौन सी कंडीशंस किस केस में यूज़ हो रही हैं, ये चीज़ें आपने याद रखनी है, ठीक है। अब एग्जांपल 1 है, उसमें क्या बीम ऑफ लेंथ L इज़ एम्बेडेड एट बोथ हैंड्स, ठीक है। ये देखो यही जो मैं बात कर रहा था एग्जांपल 1 में, क्या उसने कह दिया कि एम्बेडेड एट बोथ एंड्स, ठीक है। तो y ऑफ 0 भी 0 होगा, y प्राइम ऑफ 0 भी 0 होगा, इसी तरह इसमें क्या होगा y ऑफ L भी 0 होगा और y प्राइम ऑफ L भी क्या होगा 0। फाइंड द डिफ्लेक्शन ऑफ द बीम इज इफ़ अ कांस्टेंट लोड ओमेगा नॉट, ठीक है, या W नॉट इज़ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अलॉन्ग इट्स लेंथ दैट इज़, यानी कि क्या है कि ये जो लोड है अब उसने क्या कर दिया कि ये कांस्टेंट है, ठीक है। ये लोड जो है ये क्या है कांस्टेंट, ठीक है। लोड इसमें क्या दिया हुआ है कांस्टेंट, ठीक है। अब हमें पता है कि जो W ऑफ x है वो क्या है EI d पावर 4y ओवर dx पावर 4, यानी कि फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव है, ठीक है। तो इसी को यूज़ करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं हमारे पास, ठीक है। तो देखते हैं क्या आता है सोल्यूशन। तो इसमें जो देखो, अगर आप इसमें एक चीज़ कंसीडर करो कि ये जो एग्जांपल 1 है, ठीक है, इसमें आप देखो कि x पावर 4 ओवर क्या आ जाएगा ओमेगा नॉट, ये 24, ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये असल में सबसे पहले आपने क्या निकालना है इसका, ठीक है। तो हमने इसको किस तरह करना है कि जो लोड आपके पास दिया हुआ है वो क्या है W ऑफ x इज इक्वल टू क्या है W नॉट, यानी कि इसमें लोड जो है वो क्या है कांस्टेंट, ठीक है, W नॉट है, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि इसको हम इस तरह फिर लिख लेंगे कि जो हमारे पास होगा जो इक्वेशन थी हमारे पास, ठीक है, जो इक्वेशन हमारे पास क्या थी कि उसमें था W ऑफ x इज इक्वल टू क्या था EI d पावर 4y ओवर dx पावर 4, यानी कि ये EI जो इधर आ गया ना ये उधर था हमारे पास राइट साइड पे था, ठीक है। तो ये अब क्या होगा लेफ़्ट साइड पे आ जाएगा, क्योंकि हमने कांस्टेंट टर्म्स एक साइड पे कर लेनी है और जो डेरिवेटिव्स वाली टर्म्स हैं वो एक साइड पे कर ली, ठीक है। तो तब हमारे पास क्या आ गया d पावर 4y ओवर dx पावर 4 इज इक्वल टू क्या आ गया W नॉट ओवर EI। तो इसमें हमारे पास दो सोल्यूशन होंगे, एक तो होगा कम्प्लीमेंट्री फंक्शन, तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए हमारे पास क्या होगा ये टर्म क्या होगी 0, ठीक है। तो अगर हम इसको देखें तो हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन d पावर 4 इज इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास इस तरह आ जाएगा d इज इक्वल टू 0 0 0 0 0, ठीक है। तो ये 4 वैल्यू 0 होंगी, ठीक है। तो y c ऑफ x हमारे पास जो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा वो क्या होगा c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर प्लस c4x क्यूब आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि इस पावर 0 है सब केसेस में, तो इसलिए हमारे पास जस्ट क्या आ जाएगा x आ जाएगा, ठीक है। चूँकि क्या है इस पावर 0 है सब केसेस में, तो सब के साथ जस्ट क्या आ जाएगा x, फिर x स्क्वायर, फिर x क्यूब, ठीक है, और शुरू में कोई x नहीं है, ठीक है। तो ये y ऑफ c आ गया, यानी कि कम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब हमने क्या करना है पर्टिकुलर इंटेग्रल निकालना है, क्या करना है पर्टिकुलर इंटेग्रल निकालना है। तो पर्टिकुलर इंटेग्रल के लिए हमारे पास क्या होगा 1 ओवर d पावर 4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा ओमेगा नॉट ओवर e पावर EI, ठीक है। अब इसको हम किस तरह करेंगे कि e पावर 0 ले लेंगे, e पावर 0 लेंगे, लेकिन जब हम इधर पुट करेंगे तो फिर भी अनडिफाइंड होगा, तो फिर क्या करेंगे डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है, नीचे वाले का डेरिवेटिव लेंगे और विद रिस्पेक्ट टू डी डेरिवेटिव लेंगे नीचे वाले का, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू डी लेंगे तो 4d क्यूब आ जाएगा और इधर हमारे पास क्या आ जाएगा x, ठीक है। नीचे वाले का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू डी लेंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा 7x आता जाएगा, ठीक है। और अभी भी अगर हम देखें तो 0 पुट करेंगे तो फिर से हमारे पास d की जगह जब 0 पुट करेंगे तो फिर से अनडिफाइंड होगा, तो हम इसको फिर से क्या कर लेंगे फिर से डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा 12d स्क्वायर और क्या आ जाएगा इधर x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। नीचे क्या आ जाएगा 12d स्क्वायर और इधर क्या आ जाएगा x स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह क्या करेंगे फिर से हम इसमें 0 अगर पुट करें तो फिर से हमारे पास अनडिफाइंड फॉर्म बन रही है, ठीक है। तो फिर से इसका विद रिस्पेक्ट टू d डेरिवेटिव लेंगे और इधर अब क्या हो जाएगा x क्यूब, ठीक है। और इसी तरह हम जब देखते हैं तो क्या होगा कि ये हमारे पास जो है वो आ जाएगा यहाँ x पावर 4 बन जाएगा और इधर क्या आ जाएगा दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो 24 आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये हमारे पास इस पावर 0 का हमें नहीं चाहिए, तो फिर जो फाइनल
पर्टिकुलर इंटेग्रल होगा वो क्या होगा, एक्स पावर 4 डब्ल्यू नॉट ओवर क्या आ जाएगा 24 ई आई। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर इंटेग्रल आ गया। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, जनरल सोल्यूशन निकालते हैं। जनरल सोल्यूशन क्या होगा, वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी, यानी कि कम्प्लीमेंट्री फंक्शन और क्या है, पर्टिकुलर इंटेग्रल। ठीक है, तो वाई पी हमारे पास ये दोनों कम्प्लीमेंट्री और ये हमारे पास मिलके जो है वो फुल सोल्यूशन जनरेट कर देंगे, ये हमारे पास सोल्यूशन होगा। ठीक है, तो ये जो सोल्यूशन होगा, अब इसमें क्या होगा कि इसके ऊपर अब हम बाउंड्री कंडीशंस यूज़ करेंगे जो हमारे पास ऑलरेडी दी हुई थी कि एम्बेडेड एट बोथ एंड्स। ठीक है, यानी कि दोनों तरफ से एम्बेडेड था, तो उसके लिए आपने कंडीशंस चेक कर लेनी है जो मैंने आपको बताई हुई हैं। ठीक है, एम्बेडेड एट बोथ एंड्स, तो उसके लिए आपने कंडीशंस चेक करनी है। तो वाई ऑफ ज़ीरो इज़ इक्वल टू क्या है, वाई नॉट ऑफ ज़ीरो, वाई प्राइम ऑफ ज़ीरो इज़ इक्वल टू ज़ीरो है। और इसी तरह वाई ऑफ एल इज़ इक्वल टू वाई प्राइम ऑफ एल इज़ इक्वल टू क्या है, ज़ीरो। तो ये एम्बेडेड एट बोथ हैंड्स के लिए हमारे पास ये बाउंड्री कंडीशंस हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या है कि वाई ऑफ ज़ीरो इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब हम वाई ऑफ ज़ीरो अप्लाई करेंगे तो ये टर्म भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो और ये भी ज़ीरो हो जाएगी टर्म। ठीक है, तो इसका मतलब है कि C1 फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, ज़ीरो। ठीक है, तो C1 ज़ीरो हो जाएगा तो ये इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी, वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू C2x प्लस C3x स्क्वायर प्लस C4x क्यूब प्लस सोन एक्स पावर 4 डब्ल्यू नॉट ओवर 24 ई आई आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसका क्या करेंगे, वाई प्राइम लेंगे। तो वाई प्राइम से जब हम इसके ऊपर पुट करेंगे, वाई प्राइम लेंगे तो ये वाली एक्स टर्म 1 हो जाएगी, तो C2 आ जाएगा। तो जब इसके ऊपर कंडीशन अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, C2 भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो। ठीक है, C2 भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो। जब C2 ज़ीरो हो जाएगा तो जो फाइनल हमारे पास वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, C3x स्क्वायर प्लस C4x क्यूब प्लस एक्स पावर 4 ओमेगा डब्ल्यू नॉट ओवर क्या आ जाएगा 24 ई आई। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब वाई अप्लाइंग, अब हमने ये कंडीशन अप्लाई कर देनी है कि वाई ऑफ एल इज़ इक्वल टू क्या है, ज़ीरो। तो वाई ऑफ एल इज़ इक्वल टू ज़ीरो है, तो फिर क्या होगा कि यहाँ वाई की जगह ज़ीरो आ जाएगा और जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ क्या आ जाएगा, एल। तो इधर हमारे पास क्या था, ऊपर एक्स स्क्वायर, तो इधर क्या आ जाएगा, एल स्क्वायर। ऊपर क्या था, एक्स क्यूब, तो इधर क्या आ जाएगा, एल क्यूब। ठीक है, और इधर क्या था, एक्स पावर 4 और इधर क्या आ जाएगा, एस पावर 4 डब्ल्यू नॉट ओवर क्या आ जाएगा 24 ई आई। ठीक है, ये आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, फिर से इसका डेरिवेटिव लेते हैं इसी टर्म का। तो डेरिवेटिव लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वाई प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2C3x प्लस 3C4x स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 आना है, क्योंकि इसका अगर हम डेरिवेटिव लें तो इसका जो है डेरिवेटिव लें तो 4x क्यूब आ जाएगा, तो 4 6 टाइम आ जाएगा 24, तो x क्यूब ओवर 6 ई आई डब्ल्यू नॉट आ जाएगा। तो इसके ऊपर भी कंडीशन अप्लाई कर लेंगे, वाई प्राइम ऑफ एल इज इक्वल टू क्या है, ज़ीरो। तो इधर y की जगह क्या आ जाएगा, ज़ीरो, और जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या आ जाएगा, l। ठीक है, जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या आ जाएगा, l। तो इधर क्या था, x था, इधर l आ गया, इधर x स्क्वायर था, इधर l स्क्वायर आ गया, इधर x क्यूब था, इधर l क्यूब आ गया। ठीक है, और नीचे 6ei। तो ये आपके पास दो इक्वेशन बन जाएंगी। इसको मैंने B1 कह दिया क्योंकि इसमें L इंक्लूडेड है, तो इसका मतलब है कि C कोई भी नहीं इसमें से एलिमिनेट हो रहा। इसी तरह इसको मैंने B2 कह दिया है, तो इसमें भी जो है L जो है वो क्या है, L इंक्लूडेड है, तो इसमें से भी कोई C एलिमिनेट नहीं हो रहा। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो दोनों इक्वेशन है इनको हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन B1, हमें पता है B1 ये इक्वेशन थी, ये दोनों जो इक्वेशन बन रही है इसमें अगर हम देखें तो ये हमारे पास C3 है और इधर हमारे पास क्या है, इधर भी C3 है और इधर C4L है और इधर क्या है 3C4L है। ठीक है, और हम क्या कर लेंगे कि जो इक्वेशन 2 है इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करके बैलेंस करेंगे इसके इक्वेशन 1 के, यानी कि ये जो B2 है इसके इक्वेशन के बैलेंस करेंगे। और क्या करेंगे, B3 को 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या होगा, C3 कैंसिल हो जाएगा और इधर आ जाएगा -2C4L और प्लस, और इधर क्या आ जाएगा माइनस, इधर भी हमारे पास क्या आ जाएगा 2, इधर 12 आ जाएगा, क्योंकि इधर हम देखें तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया ना, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास ये 2 1 ज़ार 2 2 12 ज़ार 24 आ जाएगा, एल स्क्वायर डब्ल्यू नॉट ओवर 12 ई आई इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, ज़ीरो। अब हमारे पास ये आ जाएगा 3C4L था और इधर क्या है -2C4L, तो ये आ जाएगा C4L और क्या हो जाएगा, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा एल स्क्वायर
W0 ओवर 6EI माइनस एल स्क्वायर W0 ओवर 12EI इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों को हम राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे। तो राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो इधर हमारे पास क्या था, C4L था, ठीक है, C4L था, ठीक है, C4L था। तो राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसमें इसका एलसीएम आ जाएगा 12EI। तो ऊपर हमारे पास L W0 माइनस L 2L W0 आ जाएगा, ठीक है। तो इधर C4L है, ठीक है, C4L है, ठीक है, इधर C4L है। तो क्या होगा, ये आ जाएगा माइनस L W0 ओवर क्या आ जाएगा 12EI। तो ये C4L है हमारे पास। तो ये L जो है वो कैंसिल हो जाएगा इधर से। अगर हम देखें तो इधर हमारे पास खाली W0 ओवर क्या आ जाएगा 12EI, यानी कि C4 क्या आ जाएगा W0 ओवर 12EI, ठीक है। तो जब हम इसको पुट करेंगे उसमें, ठीक है, इसको हम क्या पुट करेंगे उस इक्वेशन में जहाँ हमारे पास क्या है C3 दिया हुआ है, ठीक है, जहाँ हमारे पास क्या है C3 दिया हुआ है, ठीक है, C3 दिया हुआ है, जिसमें ये जो इक्वेशन B3 है, ठीक है, इसको तो ये तो बाद में हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था, जस्ट C3 था। तो इसमें C4 की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, C4 की वैल्यू पुट करेंगे तो C3 माइनस क्या आ जाएगा W0 इंटू एल स्क्वायर हो जाएगा। तो आप इसको एल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, एल स्क्वायर, हाँ। तो ये असल में हमारे पास अगर देखें तो ये एल स्क्वायर था, तो एल स्क्वायर था, तो ये फिर इसका मतलब है कि एल ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है। तो मज़ीद एल आपको कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो एल आपके पास ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है, तो इसमें मज़ीद एल कैंसिल नहीं होगा आपके पास, तो ये एल ही आ जाएगा, ठीक है। ये क्या होगा, ये आपके पास मज़ीद एल आप कैंसिल नहीं करोगे क्योंकि ऊपर एल स्क्वायर था। तो एल स्क्वायर जो है वो क्या है ऑलरेडी कैंसिल हो जाता है। तो फिर जस्ट आपके पास C4 आ जाएगा, क्या आ जाएगा C4 आ जाएगा आपके पास माइनस W0 और क्या आ जाएगा L ओवर 12EI। तो अब इसको C4 की वैल्यू को हमने किस में पुट करना है, इसमें ये जो B3 है, इक्वेशन B3 में C4 की वैल्यू को पुट करेंगे तो C3 माइनस क्या आ जाएगा, चूँकि ये माइनस में वैल्यू है तो W0 एल स्क्वायर आ जाएगा। एल स्क्वायर क्यों आएगा, क्योंकि इधर हमारे पास ऑलरेडी एक एल मौजूद था, ठीक है। तो एल स्क्वायर आ जाएगा प्लस क्या आ जाएगा एल स्क्वायर W0 ओवर 24EI इज इक्वल टू 0। तो C3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये वैल्यू राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएंगी तो क्या आ जाएगा W0 एल स्क्वायर ओवर 12EI माइनस क्या आ जाएगा एल स्क्वायर W0 ओवर 24EI। तो C3 को जब हम एलसीएम लेने के बाद सॉल्व करेंगे तो C3 आ जाएगा W0 एल स्क्वायर ओवर 24EI। तो ये जो हमारे पास y ऑफ x होगा ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ जाएगी C1 C3 और C4 की वैल्यू पुट करने के बाद के ये हमारे पास होगा लोड, ठीक है। लोड के लिए जो इक्वेशन यानी कि डिफ्लेक्शन के लिए जो इक्वेशन हम निकाल रहे थे ये हमारे पास आ जाएगी फाइनल, ठीक है। तो इसको आपने ध्यान से करना है, इसकी मैं आपको बता देता हूँ। इसके बाद आपने कौन कौन सी एग्जांपल करनी है मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो आपके पास हैं, एक्सरसाइज 5.2 है, ठीक है, एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1A है, ठीक है। उसी तरह क्या है कि क्वेश्चन नंबर 1A है और उसके बाद क्वेश्चन 2A है, ठीक है, क्वेश्चन 2A है। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन 3A है, ठीक है, और उसके बाद जो है आपके पास क्वेश्चन 3A के बाद है क्वेश्चन 4A, ठीक है, क्वेश्चन 4A है, ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन 4A के बाद आपके पास है क्वेश्चन 5 का भी A पार्ट है, ठीक है, 5 का A पार्ट है। और उसके बाद जो है ये जस्ट आपने ये करने हैं, यानी कि 5.2 का क्वेश्चन 1 का A, 2 का A, 3 का A, 4 का A और 5 का भी A पार्ट आपने करना है, ठीक है। तो ये पार्ट्स आपने ट्राई करने हैं और ट्राई करके मुझे सेंड कर देने हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो यहाँ तक ही थी। तो कोशिश मेरी यही है कि इस वीक में हम काफ़ी नज़दीक कर दें इसको मॉडलिंग को, ठीक है, ताकि हम फिर आराम से उसको पीडीज़ को टाइम दे सकें, ठीक है। तो यही काम था आपका, तो ये आपने ध्यान से करना है, ठीक है। इसमें अगर मिस्टेक्स हो गई हो तो मुझे बता देना, ठीक है। तो